नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हिंदी साहित्य का जो बीए प्रथम सेमेस्टर में सिलेबस शामिल है उसके अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ आप प्रोवाइड अभी तक 2025 के लिए नहीं किए हैं। लेकिन आप फिलहाल गलत हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले चैप्टर वाइज जब क्लासेस में चैप्टर वाइज क्लासेस के लास्ट में मैंने एमसीक्यूज़ भी करवाई थी। लेकिन आप लोगों को क्या है, टाइम तो मिलता नहीं है पढ़ने वीडियो देखने का, ठीक है। इस वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। मैंने ये भी कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया कि 2022, 2023 और 2024 में ये जो एक प्रकार से 3 वर्ष हैं, इसमें मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं और वह मॉडल पेपर 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने चिल्ला चिल्ला करके आपको ये बात समझाई कि महोदय आप 2022, 23, 2024 के मॉडल पेपर को प्लीज़ देखें, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, दोनों टाइप की डिस्कशन मैंने की है। पूरा सिलेबस लगभग हिंदी काव्य का मैंने कंप्लीट करवा रखा है 2024 में, वो भी प्लेलिस्ट मैंने आपके पास भेजी। मतलब सारी चीज़ें एक प्रकार से मैं आपके लिए दे रहा हूँ, फिर भी आपको एक प्रकार से वह वीडियो नहीं देखनी। गुरुजी 2 साल पुरानी वीडियो है। अरे 2 साल पुरानी वीडियोज़ है या 3 साल पुरानी वीडियोज़ है तो इम्पोर्टेंट। आपका पेपर आप उठा करके देखेंगे, पिछले वर्ष का पेपर उठा करके देखें, हमारे मॉडल पेपर उठा करके देखें, सेम टू सेम क्वेश्चंस मॉडल पेपर में मैं उसको हल करवाता हूँ, वही क्वेश्चन पेपर में आपके आ जा रहा है। ये आपके सीनियर लोग आपको बता पाएंगे बहुत ही विस्तार से। अभी आप प्रथम सेमेस्टर में, इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम से चौंके हुए हैं कि एक प्रकार से क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि आप चौंकिए मत, हड़बड़ाइए मत एकदम से कि अब जो है लगता है कि अब इसके बाद में हमारा क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों के कहने पर ही एक प्रकार से मैं अभी अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ। हॉस्पिटल में ही था मैं, 2 दिन लगभग हो गए हैं। मेरे यहाँ फंक्शन भी था, बट मैं एक प्रकार से किसी तरीके से दवा और तमाम प्रकार की दवाएं हो करके मैं आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, या एक प्रकार से और भी चीज़ें जो व्यवस्थित क्रम में मैं रह पाता था, वो एक प्रकार से तो बच्चों ने लगा कि गुरुजी जो है आप कहाँ हैं, कैसे हैं, मतलब कि ये नहीं पता कि भाई गुरुजी देखिए, मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं क्लास ना लूँ। मैं तो चाहूँगा जितनी ज़्यादा क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ उतना ही बेहतर है। लेकिन जो तब तक एक प्रकार से जो वीडियोज़ हैं आप उनको तब तक देखें। तो अगर जो मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाता हूँ, जो रणनीति के तहत मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप उस रणनीति को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो करें जो कहा जाए, ठीक है। और टेंशन ना लीजिए किसी बात का। आइए, ये श्रृंखला मैं चालू कर रहा हूँ। मॉडल पेपर 2025 है, हिंदी काव्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हमने 100 क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन 99 क्वेश्चंस मैंने गिनती के रखे हैं। 99 क्वेश्चन है। इसके बाद में लगभग 500 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने तैयार कर ली है। 500 क्वेश्चंस आपको एकदम से गिनवा करके पढ़ाए जाएंगे और इन्हीं 500 क्वेश्चंस में से प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग ऐसे 1-2 मॉडल पेपर और मैं दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि 3-4 वीडियो के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करवा दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ में एक रिवीजन क्लास आएगी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, जिसमें मैं 500 क्वेश्चंस की एक टेस्ट लूँगा, जो कि लाइव फॉर्म में आपका होगा, जिसमें आप उत्तर भी साथ साथ बताते चलेंगे और जो व्यक्ति ज़्यादा उत्तर बताएगा उसका एक प्रकार से नाम बोला जाएगा उसमें। तो आप सभी इस मॉडल पेपर को पहले देखें, उसके बाद में फिर उसमें आप थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। अब आइए हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हिंदी में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य क्या है। हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य का मतलब सेम ही है, एक ही बात होती है। हिंदी काव्य आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है हिंदी के बारे में, और सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होगा। ऐसी चीज़ें आपको और पढ़नी होती हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि हमारा जो है हिंदी साहित्य है, हिंदी काव्य नहीं है, या हिंदी काव्य हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य एक बड़ी विषय वस्तु है, एक विषय है, उसी विषय का एक पार्ट है हिंदी काव्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया जाए, सभी लोग देखने का प्रयास। तो हिंदी साहित्य से चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका यह क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, या फिर आप एक प्रकार से बीए में हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, चले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, बताएं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो वास्तविक लेखक हैं, या जो वैज्ञानिक विधि से लेखन काम किया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये तो होंगे नहीं।
मिस्र बंधु आते हैं एक प्रकार से बाद में, यानी सबसे पहले आते हैं गारसद तासी। गारसद तासी जो है ये फ्रेंच साहित्यकार है। कहाँ के भैया? फ्रेंच साहित्यकार है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में गारसद तासी ने एक प्रकार से ये पुस्तक लिखी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। और हिंदी साहित्य का इतिहास में एक प्रकार से ये इन्होंने पुस्तक लिखने का काम किया। हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच साहित्य में, मतलब फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसद तासी। तो आपका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाक्यूलर लिटरेचर वगैरह लिखा, जो वर्नाक्यूलर से शुरुआत होता है। और द लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, ठीक है, वो गारसद तासी का है। मैं पूरा समझा दूंगा अभी, लेकिन फिलहाल अभी आप ये देखेंगे क्वेश्चंस का आंसर क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो आप लगाएंगे गारसद तासी। गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो लिखा किस भाषा में भैया? फ्रेंच भाषा में, यानी फ्रांस की भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का क्या नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में? उनका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उन्होंने लिखा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बड़े आलोचकों में से एक है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है मतलब इंग्लिश के विद्वान आदमी थे, लेकिन हिंदी में इनकी बड़ी रुचि थी। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णयुग भी कहा है। तो आपसे पूछता है कि भक्ति काल को स्वर्णकाल या स्वर्णयुग किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रश्न से आपके लगभग 5-6 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनमें से किस लेखक की रचना है? मिस्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम कुमार वर्मा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये पूरा नाम है पुस्तक का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अब हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, इसको लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने। ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, गणपति चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास का नाम क्या है? बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर इसका जो है घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, घा ऑप्शन। जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका में एक प्रकार से इस पुस्तक का आप लोग जो है उसको ढूंढ करके बताएंगे, जहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाकी आप इसको एक बार कमेंट करके बताएं। जितने आप लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, साथ ही साथ जो भी बच्चे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, प्लीज़ बातचीत ना करें और प्रश्नों पर ध्यान दें, फोकस करें। कैमरामैन फोकस करो। चले अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी के बड़े आलोचकों में से एक है। इनमें से किस इतिहास ग्रंथ का संपादन इन्होंने किया था? बताएं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनमें से किस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया? तो डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात की तो डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी भैया? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फ्रेंच? तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक प्रकार से गारसद तासी नाम के एक विद्वान हैं, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उन्होंने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में, यानी कि फ्रांस की भाषा में। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा। किसने लिखा? गारसा द तासी ने लिखा। किसने लिखा भैया? गारसा द तासी। ध्यान रखेंगे, गारसा द तासी। ये क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है परीक्षा में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 2-3-4 वर्षों में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछे गए खूब ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? कितने कवियों का? 5000 कवियों के विवरण के बारे में कौन से इतिहास के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, उन्होंने 5000 कवियों का विवरण अपनी इतिहास की पुस्तक में दिया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में? उनका नाम है मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने एक प्रकार से इन्होंने जो इतिहास लिखा अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए भैया। प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सा नाम प्रथम कालखंड के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था? प्रथम कालखंड मतलब जो हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है, जिसको आप वीरगाथा काल या आदिकाल के नाम से जानते हैं। तो जो वीरगाथा काल नाम है वो किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। आदिकाल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन बहरहाल क्या हुआ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर ज़्यादा फोकस किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
वीर गाथा काल पर ज़्यादा फोकस किया, चूँकि वीरतापूर्ण पर रचनाएं ज़्यादा मिली थी। तो इसीलिए आपसे जब प्रश्न पूछे कि प्रथम कालखंड के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे 7वें का? बिल्कुल आप लगाएंगे वीर गाथा काल। कौन सा लगाएंगे? वीर गाथा काल। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल संकीर्त्यायन ने, ठीक है। आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, HDP। अगला क्वेश्चन आ चुका है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हरदम पूछा जाता है। तो साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो जनता की जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं का इतिहास होता है। जनता की जैसे मनोभावना चित्तवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं के अनुकूल बदलता रहता है। ये बात हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 9वां नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी? यानी कि वीरगाथा काल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वीरगाथा काल की शुरुआत जो होती है वो एक प्रकार से होती है 1050 विक्रमी से, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 1050 विक्रमी से बताते हैं। विक्रम संवत में से अगर आप 57 घटाएंगे तो आपको सन मिलेगा, ठीक है, ईस्वी का सन मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले 10वां क्वेश्चन से राहुल संकीर्त्यायन। राहुल संकीर्त्यायन अथातो घुमक्कड़ जो है शास्त्र के जो है लेखक है। पंडित राहुल संकीर्त्यायन, इनके पिताजी पंडित थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। पंडिताई यानी कि कर्मकांड के लिए इनको भी प्रेरित करते थे, लेकिन ये कर्मकांड छोड़ करके घुमक्कड़ में ज़्यादा फोकस रखते थे, घूमने टहलने में मज़ा आता था। और फिर इन्होंने एक प्रकार से उसी में बड़ी महारत हासिल करी। डॉक्टर मतलब कि आचार्य मतलब कि ये पंडित राहुल संकीर्त्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल संकीर्त्यायन जी ने हिंदी का जो पहला कवि माना भैया वो सरहपा को माना। किसको माना? सरहपा को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना। किसने? राहुल संकीर्त्यायन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? बीसल देव रासो एक पुस्तक है जो कि वीरगाथा काल की पुस्तक है, आदिकाल की एक पुस्तक है, जो रासो ग्रंथ भी है, ठीक है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है नरपति नाल्ह। क्या नाम है? नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासो नाम की पुस्तक लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रबरदाई एक कवि हैं जिन्होंने एक प्रकार से पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। रासो। जगनिक क्या लिखते हैं? आलखंड, ठीक है, आलखंड पुस्तक पूछे तो जगनिक ने लिखा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो, ठीक है। खुमान रासो की रचना बात की जाए, दलपत विजय ने किसकी रचना करी है? खुमान रासो। कौन सी पुस्तक है? खुमान रासो। खुमान रासो के लेखक कौन है? खुमान रासो पुस्तक के लेखक कौन है? दलपत विजय ने खुमान रासो पुस्तक लिखी। आलखंड के रचयिता हैं जगनिक, ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। और बीसल देव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल्ह है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन होंगे वो 500 क्वेश्चंस, ठीक है, लगभग ऐसे। और भी चीज़ें आपको अभी मैं ये 100 क्वेश्चंस ऐसे ही मैं लिखवा करके समझाऊंगा, तो 500 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका लगभग जो है 1500-1600 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वहाँ से बाहर तो दैट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं कि कोई परीक्षा में आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। बाकी लिखित वालों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आपको तमाम प्रकार के तथ्य मिल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा रासो काव्य श्रृंगार रस प्रधान है, वीर रस प्रधान नहीं? यानी देखें, आदिकाल बेसिकली 2 रसों का प्रधानता रही है, एक आदिकाल में श्रृंगार रस की और एक वीर गाथा मतलब वीर रस की। वीर रस प्रधान है, लेकिन श्रृंगार रस भी आपको दिख जाएगा। तो श्रृंगार रस की जो रचना है वो कौन सी है इनमें से भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जिसको नरपति नाल्ह ने लिखा, इसमें श्रृंगार रस भी प्रधान है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। बाकी खुमान रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, ठीक है, और इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, ये सब एक प्रकार से रचनाएं वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, परमाल रासो का सामान्यतः प्रचलित नाम क्या है? परमाल रासो के बेसिकली लेखक जो हैं वो जगनिक ही हैं। परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आल्हखंड, जिसके रचयिता कौन है? परमाल रासो के कवि जगनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आल्हा उदल उसके पात्र हैं, मतलब बड़े लड़ैया जो है मोहबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, ठीक है। दांत उखारे भंवरा नल कहते, दिल्लीम करे द्वार एक चार, जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह लिए करवाए, धय दो डोला समर खेत माँ जे जीते ते ले उठाए,
ठीक है। इस तरीके से हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए, इस तरीके की रचनाएं हुआ करती थी, ठीक है, वीरगाथात्मक। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। बहरहाल एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हमारे नए होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप जो है इन सभी की PDF प्राप्त करना, जैसे जो क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं आपकी, इनकी PDF आपको प्राप्त करना है। आप इसकी PDF को निकलवा करके बढ़िया सा फोटो कापी निकलवा करके आराम से इसको पेपर के रूप में आप इन 100 क्वेश्चंस को पेपर के रूप में पहले हल करेंगे। आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में आपको कोर्स ले लें। कोर्स के अंदर आपको कोर्स कितने रुपए का, मात्र 100 रुपीज़ का, ज़्यादा पैसे मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। आप लोगों के कहने पर ही 100 रुपीज़ रखे गए हैं। मैं पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। SMS में क्या लिखना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी आपको लिख देने हैं। इसी और उसके बाद में आपके पास क्या सेंड किया जाएगा, एक स्कैनर मैं आपके पास सेंड करूंगा। इसी पर मात्र आपको 100 RS आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में इसी स्कैनर पर अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे या कुछ भी नहीं चलाते UPI माध्यम, तो आपके लिए व्यवस्था ये है कि आप किसी दुकान से जा करके या किसी अपने आरी पड़ोस के भी किसी व्यक्ति से आप सेंड करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देंगे इसी नंबर पर, तो आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में आपको एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट की आपको PDF नोट्स मिलेंगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और कुछ एक प्रकार से जैसे जो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलती हैं इसकी भी PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ और भी जो नोट्स हमारे होंगे, मैंने अपने हाथों से जो लिखे थे वो भी नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्राइवेट वीडियो भी आपको वहाँ पर मिलेंगी हिंदी की, ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्रकार से और भी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि यूट्यूब पर जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और कुछ क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस भी आपकी नोटिफिकेशन सब चीज़ वहाँ पर आपको सारे चीज़ें बहुत पहले मिलेंगी। मात्र 100 रुपये में आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं, हिंदी की सभी सब्जेक्ट। अब यहाँ अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप देखेंगे रिवील लगातार बढ़ता ही जा रहा है शुक्ला SD पॉइंट के द्वारा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट, सभी विषय की तैयारी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक प्रकार से इसी में हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, MCQs, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी के एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला, नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस की भी आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी कुछ मात्रा में। इसके अलावा मतलब बहुत सारी तैयारी आपकी विधिवत हो जाएगी। फटाफट से आपको SMS करना है 91 61 93 60 62 पर। अब ऑब्जेक्टिव वालों के लिए फ़ायदा ये है कि अब आप जो है 100 में से लगभग 99 नंबर ला सकते हैं। कैसे? चूँकि आपको बस जो है 4-5 मॉडल पेपर को देख लेना है हमारे, आपका काम खलास। और महासंग्राम रिवीजन क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए लगवाऊंगा, उसमें 4-4 500 क्वेश्चन से एक दिन में ही लाइव करवा 2-3 घंटे के माध्यम से, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, वो सही हो जाने दीजिए। आप लोग मनाइए भगवान से, ठीक है, कि थोड़ी तबीयत हमारी सही हो जाए, बस। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब कोर्स ज्वाइन करने के बाद में क्या होगा, आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। अब आपको जैसे ये PDF अभी वीडियो जो चल रही है इसकी PDF आपको क्या करना है, निकलवा लेना है। अब ये 100 क्वेश्चन है, इनको आपको फिर से क्या करना है, हल करना है। वीडियो देखने के बाद में वीडियो देखिए। अब वीडियो देखा आपने, आपके दिमाग में कुछ बातें रुकी होंगी, क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। अब आप अपने दिमाग को परखिए, परीक्षा आप पहले दे दीजिए कि हमने कितना वीडियो देखा और हमारे अंदर कितना रुका दिमाग में। तो जब आप उसको दोबारा से फिर अपना हल करने बैठेंगे, फिर हल करिएगा, फिर आकर के वीडियो देखिएगा। मैं आंसर इसमें नहीं देने वाला हूँ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आंसर केवल वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, और वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो आप जब आकर के फिर से वीडियो देखेंगे तो मिलाएंगे, तो वीडियो आप 2 बार देख लेंगे एक वीडियो। और मेरी वीडियोज़ जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट ही होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं मतलब कि इधर उधर की बातें कम करता हूँ, स्टडी पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, दिन रात आपके लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहता कि मैं आपके बारे में ना सोचूं। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत करा करिए इतना SMS करके कि गुरुजी ये वो। तो इससे क्या होता है, मैंने नंबर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। तो प्लीज़ परेशान ना करिए। बाकी मैं आप लोगों से ज़्यादा आपके बारे में मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको एक अपना निकलवा लेना, उसके बाद में फिर चेक करना आपने कितना सही किया। आपने आपको परखेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, मनोवैज्ञानिक तरीका है कि जब आपकी चारों पांचों ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करेंगी, हाथ से आप उसको पहले परीक्षा देंगे, जब 1-2 बार रिहर्सल हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। इसलिए आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मात्र 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट के आपके मिले, ऐसे हिंदी का मिल रहा है, सोशियोलॉजी का मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, संस्कृत का, ठीक है, और भी मतलब कि आपके सोशल
सोशियोलॉजी हो गए, जियोग्राफी हो गए, सारे सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करनी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी इसी में हो जाएगी। साथ ही साथ अभी सिर्फ प्राइसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी आपको बता दूं कि इसी में आपको जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है, ठीक है, जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, उसके भी ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इसी 100 रुपये में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा सेमेस्टर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सोचो कितनी सस्ती फीस में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण बातें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलें, और डायरेक्टली आप हमसे जुड़ पा रहे हैं, आप डायरेक्टली हमसे बात कर पा रहे हैं। मात्र और मात्र एक प्रकार से 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स भी मिल रही। तो फटाफट से SMS करके ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलें, अब मैं तीव्र गति से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और प्रश्नों को बहुत ही जो है चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ता हूँ। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न 14 नंबर, संदेश राशक के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संदेश राशक, बिल्कुल अब्दुल रहमान। राइट आंसर किसका? बिल्कुल गा ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब्दुल रहमान ने लिखा संदेश राशक पुस्तक। अगला क्वेश्चन से, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने किस ग्रंथ को हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया है? बताएं। 15 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है भारतेश्वर बाहुबली विलास, मतलब भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास ये पुस्तक है। इस पुस्तक को हिंदी की पहली रचना स्वीकार कौन करते हैं? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, जो कि एक प्रकार से एक आलोचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है भक्ति मतलब कि भविष्यत कथा या भविष्यत कथा के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भविष्यत कथा किसने लिखा है? धनपाल ने लिखा है भविष्यत कथा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? बताएं, इनमें से सत्य कथन कौन सा भैया? सत्य कथन कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्य कथन कौन सा है? देखिए, अधिकांश रासो ग्रंथ प्रमाणिक है नहीं। बीसल देव रासो वीर रस प्रधान है नहीं। बीसल देव रासो तो एक श्रृंगार रस प्रधान है, तो ये भी गलत है। पाहुड़ दोहा की रचना धनपाल ने नहीं की। धनपाल की रचना भविष्यत कथा है। पाहुड़ दोहा लिखा है अब्दुल रहमान, या सॉरी एक व्यक्ति है उनका नाम मुझे। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। किसने लिखा भैया? राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा, ठीक है। ये अपभ्रंश का ग्रंथ है। ये बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है उसको एक जाली ग्रंथ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर का 17 का खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न भैया, प्रश्न विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? बताएं। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विद्यापति पदावली की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई महोदय? किस भाषा में हुई है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है खा ऑप्शन, बिल्कुल मैथिली भाषा में। विद्यापति की जो रचना पदावली है उसकी रचना मैथिली भाषा में हुई है। इसीलिए विद्यापति, आपको बता दूं, विद्यापति मैथिली के बड़े जानकार थे। मैथिली भोजपुरी की एक बोली है, ठीक है। भोजपुरी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, जिसमें मैथिली में बहुत साहित्य आपको मिलेंगे, ठीक है। भोजपुरी में गाने वाने खूब मिलेंगे। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति जी को, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। 19 नंबर क्वेश्चन से, ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया गया है? बताएं। ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को पिंगल भाषा कहा गया है, और एक प्रकार से जिसमें राजस्थानी मिश्रित है उसको डिंगल कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से 20 नंबर, आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली में काव्य रचना की है। तो आदिकाल के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो, जिन्होंने एक प्रकार से क्या लिखा? मोसे नैना मिलई के, ठीक है। विद्यापति मैथिली में लिखते हैं। वैसे विद्यापति की संस्कृत में भी रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई आप देखते हैं हिंदी अपभ्रंश में, ठीक है। जगनी का आप देखते हैं वो भी ऐसे ही चंद्रबरदाई की तरह पिंगल डिंगल भाषाओं का प्रयोग करते हैं सब। अगला क्वेश्चन से, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। वर्ण रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, वर्ण रत्नाकर पुस्तक को लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से देवसेन की रचना कौन सी है? बताएं। पाहुड़ दोहा तो आपकी राम सिंह की है, ठीक है। देवसेन की रचना किसने है? देवसेन की पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। देवसेन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्रावकाचार्य ने देवसेन, मतलब श्रावकाचार्य जो रचना है देवसेन की है।
अगला क्वेश्चन से दोहा कोश के भविष्य कथा धनपाल की रचना है, ठीक है। दोहा कोश के संपादक बताएं, दोहा कोश के संपादक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दोहा कोश के संपादक सभी लोग बताइएगा। दोहा कोश के संपादक हैं राहुल शंकरत्यान, पंडित राहुल शंकरत्यान ने दोहा कोश का संपादन किया। गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 24 नंबर प्रश्न है, जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा का क्या नाम है। तो इन्होंने क्या लिखा था भैया, जैन कथा मतलब कि जैन कवि हैं, इन्होंने एक प्रकार से एक रामायण पर चीज़ें लिखी, राम कथा पर एक रचना लिखी है। वो रचना कौन सी है आप सभी को पता होगा बिल्कुल, पौमचर्यु, ठीक है। पदमचरित या पौमचर्यु, ठीक है। पदमचर्यु जिसको चर्यु माने चरित्र, ठीक है। जैसे रामचरितमानस, ऐसे ही पौमचर्यु, चर्यु जो है वो चरित्र को ही चर्यु कहते थे अपभ्रंश में। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। तो राहुल शंकरत्यान कहीं पर है ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल मतलब कि आदिकाल को एक प्रकार सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान, आदिकाल को जो है वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन से, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालखंड का नामकरण किसने किया। तो प्रवृत्ति की प्रधानता के हिसाब से किसने किया भैया, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग किया। जैसे कि वीरतापूर्वक प्रवृत्तियाँ थी वीरगाथा काल में, तो वीरगाथा काल कहा उसको, ठीक है। भक्तिकालीन में भक्ति की प्रधानता थी, रीतिकाल में रीति प्रधान ग्रंथ लिखे जा रहे थे, और आधुनिक काल में गद्य का विकास हो गया था, इसलिए गद्य काल कह दिया, ठीक है। तो इसका सॉरी खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पानी पी लो, बहुत तबीयत खराब है भाई। क्या करें, मजबूरी में आके मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है बोलने में। यहाँ पर पूरा गला पूरा फटा हुआ है, काढ़ा पी पी के और दवा खा खा के आँखें एकदम से यहाँ पर डार्क सर्कल बन चुका है, पूरी काली हो चुकी है, पूरा चेहरा काला पड़ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है कि मैं किस तरीके से आने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि मैं खुद ही बोर हो गया 2-3 दिन से पढ़े पढ़े, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपके लिए मैं टेंशन रहता हूँ कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 28 नंबर, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी भाषा का क्या नाम है। तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलती है तो आपकी कौन सी बनती है, जो है उसमें बनती है पिंगल भाषा। तो अपभ्रंश और राजस्थानी जब मिलेगी तो क्या बनेगी, डिंगल बनेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। यानी जब भी अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी बोली दोनों मिलेंगी तो कौन सी भाषा बनेगी, डिंगल भाषा, जो आदिकाल में रचनाएं लिखी जाती थी डिंगल भाषा में, ठीक है। ऐसे ही अपभ्रंश से जब ब्रज भाषा मिलती थी तो पिंगल भाषा बनती थी, ठीक है। तो डिंगल पिंगल ग्रंथों मतलब भाषाओं की रचना, डिंगल पिंगल भाषा में आदिकाल के ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है भैया, फटाफट से आप सभी लोग जानते होंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ को लिखा है। ये चहमान वंश के एक प्रतापी शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के बारे में रचना पूर्ण रूप से बताती। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो 1191 का युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में हुआ था द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी मरे थे और मोहम्मद गौरी भी, मतलब मोहम्मद गौरी नहीं मरा था, फिर बाद में चंदावर का युद्ध होता है और भी होता है, उसमें जयचंद जो है, जयचंद इसमें धोखा देता है बेसिकली पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उनको मतलब कि उनके साथ अपहरण कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है दोनों के बीच में। चले 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, महापुराण के रचनाकार कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महापुराण के रचनाकार कौन है, बिल्कुल पुष्पदंत जी ने महापुराण नामक ग्रंथ लिखा है, रचनाकार हैं इसके, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, राउल बेल के रचयिता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल बेल, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राउल बेल के रचनाकार कौन है, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा रोडा, ठीक है, रोडा। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, खालिक बारी, फटाफट से आप बताएंगे।
खालिक बारी पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। तो जिन्होंने भी 33 का खा लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा, सिद्धों की संख्या कितनी है? ठीक है, बताएं सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 सिद्ध हैं। और नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 नाथ हैं। ठीक है, जिनमें नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ। आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो DDU है उसकी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी, तो उसमें ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है। प्रश्न सिद्धों की नाथों की संख्या, चूँकि गोरखनाथ मंदिर में आप जाएंगे तो 84 सिद्धों की प्रतिमाएं भी आपको दिखेंगी और 9 नाथ भी आपको दिखेंगे। मुझे गोरखपुर आना भी है, 28-29 तारीख में आना है मुझे गोरखपुर में। ठीक है, तो हो सकता है मंदिर टहलने आएँ। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 का ऑप्शन। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथों की संख्या कितनी है? 9 नाथ है। नाथों के जो प्रकार से प्रवर्तक हैं वो कौन है भैया? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। बिल्कुल 35 का करेक्ट आंसर सभी का आ चुका है। बिल्कुल गोरखनाथ, गोरखनाथ अभी मैंने बताया था। गोरखनाथ, चरपटीनाथ, नेमीनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ, ये सब एक प्रकार से ये नाथों में इनके नाम है। 9 नाथों में इन सभी का नाम आता है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए, अलवार भक्तों की संख्या की अगर बात की जाए तो अलवार भक्तों की संख्या बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलवार और नयनार संत जो थे ये भगवान विष्णु और भगवान शंकर को मानने वाले थे। दक्षिण भारत के संत हैं बेसिकली अलवार और नयनार। ठीक है, तो एक विष्णु संप्रदाय के थे और एक शैव धर्म के। ठीक है, शैव और वैष्णव दोनों। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, 37 नंबर प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रवर्तन किया था? रामानुजाचार्य या रामानुज महोदय ने, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रवर्तन किया? द्वैतवाद, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत या फिर शुद्ध द्वैत? बताए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा विशिष्ट अद्वैत का प्रवर्तन किया। विशिष्ट अद्वैत का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। ये एक विचारधारा है, ध्यान रखेंगे, एक दर्शन की विचारधारा है। अगला क्वेश्चन से, माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित मत कौन सा है? द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग? देखिए, पुष्टि मार्ग तो एक प्रकार से वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वल्लभा। ठीक है, वल्लभाचार्य, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित मत कौन सा भी है? माधवाचार्य, बिल्कुल राइट आंसर आपका है 38 नंबर का। बिल्कुल, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? वल्लभाचार्य, बताएं। तो पुष्टि मार्ग के बारे में, तो पुष्टि मार्ग उन्होंने बनाया था। सूरदास जो है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, सूरदास के गुरु का क्या नाम है? प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य नाम है। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या किया था? अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। अष्टछाप क्या है? ऐसे कवि जो कि कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहे और भगवान श्री कृष्ण के गीत वगैरह गाते रहे, उनके पद गाते रहे। उन्हीं कवियों के 8 कवियों का संग्रह किया गया था, जो कि एक प्रकार से मंदिर में कीर्तन भजन और रचनाएं भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड लिखा करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विट्ठलनाथ अष्टछाप के प्रवर्तक हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि ये क्या नाम है, पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ के पिताजी थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, दोनों ने मिलकर के अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। यहाँ से प्रश्न लगभग 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ जाको लेना है सो लेओ, किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने कहा था, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ये बात जो पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जो कुछ लेना चाहे सो ले, ये कथन कब कहा गया था विट्ठलनाथ के द्वारा? तो विट्ठलनाथ ने जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने ये बात कही थी। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर? वल्लभाचार्य ने किस मत का समर्थन किया था, किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? बताएं। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध अद्वैत। ठीक है, शुद्ध अद्वैत। और विशिष्ट अद्वैत कौन है? रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैतवाद। ठीक है, ये प्रश्न खूब पूछा आता है। और वल्लभाचार्य जी ने अशुद्धाद्वैत, मतलब कि शुद्धाद्वैतवाद। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब क्वेश्चंस खूब पूछे जाते रहते हैं, ध्यान रखेंगे भाई। इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को छांटा जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? बताएं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर होगा क्या? चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु चैतन्य। ठीक है, या चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, ध्यान रखेंगे। चलें
वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य आपका द्वैतवाद, ठीक है, और आपके रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अब आ गए निम्बार्काचार्य, प्रवर्ती सिद्धांत कौन सा है? निम्बार्काचार्य, फटाफट आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, निम्बार्काचार्य का कौन सा होगा? द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद ने किसने परिवर्तन किया? निम्बार्काचार्य ने। क्लियर। तो ये सब एक प्रकार से आपका द्वैतवाद और ये सब क्लियर हुआ। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, माधवाचार्य। आप फिर से एक बार देखें क्वेश्चंस, ठीक है, देखिए वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य कौन है? विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य कौन है भैया? वल्लभाचार्य जो है, सॉरी, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। माधवाचार्य की अगर बात करें, माधवाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया? रामानुजाचार्य की अगर बात किया, एक मिनट, रामानुजाचार्य ने क्या दिया है? रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, ठीक है। माधवाचार्य का क्या है? माधवाचार्य का है द्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद, देखिए माधवाचार्य का द्वैतवाद है, फिर से एक बार देख लीजिए। माधवाचार्य का, भ्रमित मत होइएगा, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। और इसके बाद में वल्लभाचार्य आपका हो गए कौन से? वल्लभाचार्य हो गए कौन से? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य कौन हो गए? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आप भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत, बिल्कुल निम्बार्काचार्य, फटाफट से आप बताएंगे। 41 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत, खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। कबीर का जन्म कब हुआ था महोदय? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताइएगा। कबीर का जन्म कब हुआ था भैया? कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था, ठीक है। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1398 का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, कबीर का जन्म लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे को ये प्राप्त हुए थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए कबीर एक प्रकार से कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी, उसी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में एक प्रकार से ये जुलाहे के यहाँ पले बढ़े, तो जुलाहे का काम भी किया करते थे कबीरदास, और विद्वान काफ़ी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साखी शबद रवैनी इनकी रचना है। बीजक में इनके वाणियों का संग्रह बीजक है, ठीक, कबीरदास के, ठीक है, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया। इनमें से कौन सी रचना कबीर की नहीं है? देखिए, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है, सूरदास, ठीक है। इनमें से तो यही रचना इनकी नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना कबीर की नहीं है? मतलब कबीर की है, सॉरी, कबीर की है, तो सूरदास की ये है। बीजक, बीजक है, सीधा सीधा बीजक। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साखी, शबद, रामायणी, ये बीजक के 3 भाग हैं, परीक्षा में खूब पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, कौन सा ग्रंथ जायसी के द्वारा रचित है? इनमें से जायसी की, देखिए जायसी की रचना कौन सी भैया? पद्मावत, अखरावट, ये सब रचनाएं, और ये सब रचनाएं किसकी हैं? जायसी की हैं। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खा ऑप्शन, अखरावट। यहाँ पर आपको दिया गया अखरावट, पद्मावत, ठीक है, ये जायसी की। जायसी बेसिकली किस भाषा में रचना लिखते थे? ठेठ अवधि में लिखा करते थे। पद्मावत ग्रंथ किसका लेखन किसने किया? जायसी ने किया। मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका, ठीक है। और ये एक प्रकार से जो आपका प्रेमाख्यानक काव्यधारा, उसके प्रवर्तक भी माने जा सकते हैं। प्रवर्तक नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़े कवि माने जा सकते हैं। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो इनकी रचना जो महाकाव्य है वो है पद्मावती नहीं, मृगावती भी नहीं, मधुमालती भी नहीं, पद्मावत, बिल्कुल राइट आंसर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। ठेठ अवधि में लिखा गया है। पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? तो पद्मावत जो लिखा गया है वो मसनबी शैली में लिखा गया है। मसनबी शैली, जिसमें क्या होता है? मसनबी शैली ये लिखने की शैली होती है, जिसमें क्या होता है? 7 चौपाइयों के बाद में, 7 चौपाई के बाद में क्या आता है? एक दोहा आएगा। जैसे रामचरितमानस में कई चौपाइयों के बाद में एक दोहा आता है, वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप देखें पद्मावत में फिक्स है कि 7 चौपाई और एक दोहा, फिर 7 चौपाई एक दोहा, इस तरीके से पूरा का पूरा महाकाव्य आप पद्मावत देखेंगे, मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में हुई है, ऑप्शन नंबर खा। और ये भी पूछे किस अवधि में? तो ठेठ अवधि में हुई है, ठीक है, एकदम से ठेठ अवधि। और रामचरितमानस की रचना किस में हुई है? वो परिमार्जित अवधि में हुई, संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग है उसमें। तुलसीदास जी बड़े विद्वान थे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? कुतुबन, मंझन, ठीक है, ये सब प्रेमाख्यान काव्यधारा के रचना मतलब कार रहे हैं, लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कुतुबन की रचना है मृगावती और मंझन की रचना है मधुमालती। ठीक है, मृगावती ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे फटाफट से, ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है, फटाफट से आप बताएंगे। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? ज्ञानदीप पुस्तक के लेखक कौन है भाई? 48 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। ढोला मारू दूहा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये आदिकालीन साहित्य की रचना है और एक बेसिकली ये जो है लोक साहित्य है। ठीक है, लोक साहित्य परंपरा में आता है ढोला मारू दूहा। ये एक प्रकार से किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ढोला मारू दूहा की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से कुशल लाभ ने लिखा है। कुशल लाभ, ठीक है, कुशल लाभ ने लिखा है, ऑप्शन नंबर खा। बेसिकली जो लोक साहित्य होते हैं उनके रचनाकार का पता नहीं चलता, तो कहीं कहीं पर आपको नहीं भी मिलेगा इनका नाम, लेकिन इनको मतलब लिखा है भाई शोधों के अकॉर्डिंग पता चला। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी वो कौन थे? मैंने बताया था ना, उनका क्या नाम था भैया? विट्ठलनाथ। ठीक है, क्या नाम था? वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विट्ठलनाथ नाम था। ठीक है, तो गोकुलनाथ है विट्ठलनाथ, उन्हीं का नाम गोकुलदास भी था, गोकुलदास भी कहते थे और इनका नाम विट्ठलनाथ भी था। ठीक है, विट्ठलनाथ, तो चाहे विट्ठलनाथ मिले चाहे गोकुलदास मिले, दोनों मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो का ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 51 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रामानंद के शिष्य कौन है? देखें, कुंभन दास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये इनके शिष्य नहीं थे। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के, ठीक है, मतलब ये अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, ये कृष्ण संप्रदाय से हैं, तो ये नहीं। बाकी रैदास, ठीक है, कबीर और पीपा, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। तो आपसे पूछेगा रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम बताया? रामानंद। पीपा के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ये सब संत काव्यधारा के कबीर हैं, कबीर, ठीक है, पीपा और रैदास। अगला क्वेश्चन से, और कुंभन दास जो हैं ये संत काव्यधारा के बाद में कृष्ण सरैयाती है, कृष्ण भक्त शाखा, उसके कवि हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से माना जाता है। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दक्षिण भारत से। द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन, वृंदावन जवानी। ठीक है, ये भक्ति का रूप है। आप देखते हैं जब रामायण की कथा होती है तो उसमें एक प्रकार से ये पद्य कहा जाता है, रामायण कथा नहीं बल्कि जब श्रीमद् भगवत कथा होती है तो उसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पूरी कथा है। श्रीमद् भगवत पुराण में आप देखेंगे तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति कथा पहले दिन कही जाती है, जब पंडित जी लोग कहते हैं तो उसमें एक पद्य आता है भक्ति को लेकर के, कि भक्ति जो है वो एक प्रकार से कैसी है। भक्ति के बारे में कहा गया कि द्रविड़ में जन्मी, भक्ति को लेकर के सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, और गुजरात में बालापन, वृंदावन जवानी। कैसे? कि पुरनिया है दुई दुई लड़का, और बुढ़िया जवान हो, पुरनिया है दुई दुई लड़का। कहने का तात्पर्य इसका ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। अभी आप देखें, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग जब आएगा, ये कहा गया जी जब कलयुग आएगा तो भक्ति जो होगी वो एकदम से क्या हो जाएगी? पुरनिया है दूध लड़का, बुढ़िया जब, मतलब कि कलयुग में क्या होगा कि माताएं जो होंगी वो इस तरीके से, मतलब आप देख रहे होंगे आजकल। अब इस पर डिस्क्राइब करूँगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, वीडियो और मेरी उतना भी वो नहीं ऊर्जा कि मैं आपको समझा पाऊँ। हालांकि ये देखेंगे कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जवान हैं, और जो भक्ति है एकदम से, मतलब ज्ञान और वैराग्य एकदम से बूढ़े हो चुके, जो कि भक्ति के पुत्र हैं, और भक्ति एकदम से जवान है। ठीक है, भक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ? द्रविड़ में। द्रविड़ माने दक्षिण भारत। कर्नाटक में उसका सयान्य हुआ, गुजरात में बालापन, वृंदावन में जवानी, वृंदावन जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे वहाँ पर जवानी बीती। और अब क्या है, वो एक प्रकार से उसमें घूम रही है, और अब एक प्रकार से कलयुग आने वाला है, और इस तरीके से पूरी कथा उसमें बताई गई। तो पूरी कथा कहेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, एक दिन पूरा लग जाएगा। तो यही सब चीज़ें। तो द्रविड़ में जो है भक्ति का जन्म हुआ, यानी कि दक्षिण भारत में। बीजक किस कवि की रचनाओं का संकलन है? तो कबीरदास के, का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। इनमें से कौन संत कबीर, मतलब संत कवि नहीं है? कबीरदास संत कवि हैं, तुलसीदास संत कवि नहीं। देखिए, सुंदरदास, मलुकदास और कबीरदास ये संत कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं और प्रवर्तक भी हैं। तो खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। सखी संप्रदाय फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? सखी संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDU जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय माइनर पेपर, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु माइनर पेपर, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल माइनर पेपर। और इसके अलावा आपका क्या पड़ता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, या आपका पड़ता है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी। ऐसे तमाम प्रकार के जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, सबकी परीक्षाओं में आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन देखेंगे, तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत करिए। जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हिंदी का, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सॉरी, 56 नंबर प्रश्न, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न पूछा गया, 3-4 साल लगातार आया हुआ प्रश्न है। कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बताने का प्रयास करें। 57 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने बताया था गोस्वामी विट्ठलनाथ या गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, जो कि एक प्रकार से पुत्र थे किसके? वल्लभाचार्य के, ठीक है। सूरदास और नंददास ये सब एक प्रकार से विट्ठल मतलब कि अष्टछाप के कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 58 नंबर क्वेश्चन से, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति अधिकांश विद्वान किस शब्द से मानते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई भैया? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो सूफ धातु से हुई है। किससे हुई? सूफ शब्द से हुई है। अगला प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन एक प्रकार से है जो कि पद्मावत में एक पात्र है, राघव चेतन, ठीक है। राघव चेतन जो है एक प्रकार से वो पद्मावत नाम का ग्रंथ है जिसको लिखा किसने है? क्या नाम है उनका? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? अष्टछाप की स्थापना फटाफट से आप बताएंगे। अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी भाई? अष्टछाप की स्थापना की गई थी 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट है। किसने किया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है? बताएं। वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन से नहीं थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? देखिए, सूरदास हैं वल्लभाचार्य के, परमानंद दास भी हैं, कृष्णदास भी हैं। नंददास जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ये एक प्रकार से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न, गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं इनमें से? देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य इनमें से कौन से नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 62 बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुंभन दास जो हैं, कुंभन दास, देखिए 4 शिष्य इनके थे वल्लभाचार्य के, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 लोग जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जबकि नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, ये सब एक प्रकार से, और एक दास और, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये 8 कवि मिलकर के क्या बनाते हैं भैया? अष्टछाप का संग्रह करते हैं। अष्टछाप में शामिल है 8 कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, 84 वैष्णवन की वार्ता बहुत फेमस पुस्तक है, ग्रंथ किसने लिखा है? बताएं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है? 63 नंबर क्वेश्चन, जो 84 जो मैंने सिद्धों की संख्या पूछी थी कितनी ही 84 है, तो उन्हीं की बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलनाथ ने लिखी इस पुस्तक को। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बताएं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? बिल्कुल, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जीव गोस्वामी का संबंध किस संप्रदाय से है? बताएं। जीव गोस्वामी का संप्रदाय किस संप्रदाय से, मतलब संबंध किस संप्रदाय से? 65 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य संप्रदाय से जीव गोस्वामी का संबंध है। अगला क्वेश्चन से, सूरदास का जीवन काल क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूरदास का जीवन काल, बिल्कुल 1478 में जन्म हुआ था, 1583 में सूरदास की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में, मृत्यु 1583 में, जन्मांध थे ये, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, और सूर सागर, ये 3 ग्रंथ इनके बड़े प्रमाणिक हैं, ध्यान रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है भैया? साहित्य लहरी, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो चुकी। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये इनकी रचना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। 68 नंबर क्वेश्चन से, रसमंजरी किस कवि की रचना है? रसमंजरी बताएं। रसमंजरी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रसमंजरी, बिल्कुल नंद दास ने लिखा है रसमंजरी पुस्तक, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट, बिल्कुल श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। श्रृंगार रस जो होता है वो किस में होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। जब प्रेम होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल रस जो होता है वो एक प्रकार से जब माता और पुत्र के बीच में प्रेम होता है। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की रचनाओं में दो प्रकार के रस आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो वात्सल्य उनके बचपने में, जब माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संबंधों की बात आती है तो वहाँ पर वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब गोपियों से और भगवान श्री कृष्ण के बीच में प्रेम संबंध की बात आती है तो वहाँ पर श्रृंगार और वियोग रस की उत्पत्ति दिखाई जाती है। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। सूरदास। अगला प्रश्न 70 नंबर, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य में संकलित है। सूरदास के दृष्टकूट पद जो हैं वो किस ग्रंथ में संकलित हैं भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साहित्य लहरी में इनके दृष्टकूट पद जो हैं संकलित हैं। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस और आपको मैं दूंगा। ये वीडियोस मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, और चलें अगला क्वेश्चन 71 नंबर आ चुका है भैया। प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है। भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा इसमें गीत है, बताएं। भ्रमर गीत परंपरा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल उद्धव शतक जो है भ्रमर गीत परंपरा का एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है, रास पंचाध्याय के रचयिता का नाम क्या है। रास पंचाध्याय किसने लिखा है, फटाफट से आप बताएंगे। रास पंचाध्याय किसने लिखा है भैया, नंददास की रचना है रास पंचाध्याय। ये सब एक प्रकार से अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर, श्रृंगारस मंडन के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में खूब आया है। श्रृंगारस मंडन के लेखक, श्रृंगारस मंडन के पुस्तक के लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अष्टछाप के प्रवर्तक भी हैं, संपादक भी हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। देखिए सूरदास की भक्ति जो है ये साख्य भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके पूजा करते थे। ठीक है, मीरा की भक्ति कैसी है, तो माधुर्य भाव की भक्ति है। ठीक है, और जो तुलसीदास की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, ध्यान रखें, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति, गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव की, और साख्य भाव की भक्ति किसकी है भैया, सूरदास की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति साख्य भाव की है। राम जी की भक्ति राम जी के प्रति, तुलसीदास की भक्ति कैसी है, दास्य भाव की, अपने आपको दास मान करके कहते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। अगर एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास, तुलसीदास ये कहते हैं। अगला, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताएं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछा गया, छाप नहीं पूछा गया। पुष्टि मार्ग ध्यान रखेंगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। मैंने बताया नहीं तो पुष्टि मार्ग के संप्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जब सूरदास की मृत्यु हुई तो किसने कहा था कि जो है जहाज जा रहा है पुष्टि मार्ग का, जो जिसको जो कुछ लेना ले लो, तो ये विट्ठलनाथ ने कहा था। लेकिन पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं, सूरदास के गुरु जी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। सूफी संप्रदाय में 4 पड़ाव जो होते हैं जीवन के, उनमें से कौन सा नहीं। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल जो मलकत है ये नहीं, बाकी शरीयत, तरीकत और मरीफत, ये एक प्रकार से 4 पड़ाव हैं सूफी साधना में। अगला प्रश्न, जायसीकृत पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जायसीकृत पद्मावत में हीरामन तोता जो है किसका प्रतीक है भैया, वो एक प्रकार से किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है हीरामन। ठीक है, जो है हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भक्ति काल का कौन सा संत विठोबा का भक्त था, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल का कौन सा संत विठोबा का भक्त था, बताएं। विठोबा का भक्त कौन सा। 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका। 78 नंबर, बिल्कुल नामदेव जो थे वो एक प्रकार से भक्त थे विठोबा के भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का संबंध इनमें से किससे था। नामदेव का संबंध किससे था भैया, नामदेव का संबंध इनमें से किससे था, निर्गुण और सगुण उपासना से था। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का निर्गुण और सगुण उपासना, घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। संत कवि का गुरु नानक, मतलब संत कवि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था भैया, मतलब कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा, तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान में शायद पड़ता है ये। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। 81 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पद्मावत नामक महाकाव्य में पद्मावती का पिता किसे बताया गया है। पद्मावती का पिता कौन थे भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पद्मावती के पिता जो हैं वो गंधर्वसेन थे। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। मृगावती के रचनाकार कौन है, बताएं। मृगावती एक मतलब ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे।
मृगावती के लेखक हैं कुतुबन, ठीक है, ध्यान है, कुतुबन, मंझन, जायसी, ये सब एक प्रमुल्ला दाऊद, ये सब कौन है? ये सब प्रेमाख्यानक या सूफी परंपरा के कवि रहे हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सत्यवती कथा के रचयिता कवि कौन है? सत्यवती कथा किसने लिखी भैया? तो ईश्वर दास ने लिखा है सत्यवती कथा। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना इनमें से है अनुराग बांसुरी। ऑप्शन नंबर इसका खा राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन से, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास भैया किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 86 नंबर, निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? बताओ, निम्बार्काचार्य को किसका अवतार मानते हैं भैया? 86 नंबर का बिल्कुल, निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं, कि सुदर्शन चक्र जो था भगवान श्री कृष्ण के जो उंगली में रहता था, भगवान विष्णु के, उन्हीं का उसी चक्र के अवतार के रूप में निम्बार्काचार्य जो है जन्म लिए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सी रचना रसखान की नहीं है, यानी 3 रचनाएं रसखान की हैं। देखिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखें, केली माधुरी इनकी रचना नहीं है, बाकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं, जबकि केली माधुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है भैया? 8 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलवारों की संख्या कितनी है? 12। तो 12 अलवार ध्यान से लिख लीजिएगा। अलवारों की संख्या कितनी है? 12 अलवारों की संख्या है, ठीक है। 84 सिद्ध हैं, ठीक है। 9 कौन है? नाथ हैं। और 8 कौन है भैया? अष्टछाप के कवि, अष्टछाप नाम ही है उसका, अष्टछाप। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलें भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप सभी लोग एक प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे। और आपको फिर से एक बार मैं अवगत करवा दूं, चलिए अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप जो है कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आपको ऑब्जेक्टिव जितने भी 100 क्वेश्चन ये हो रहे हैं, बाकी 500 क्वेश्चन की और श्रृंखला है, वो सब आपको मिल जाएगा। इस पर आपको अपना नाम लिखना है, SMS क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट भी भेज दीजिएगा लिख करके। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। जैसे ही आप ये SMS करेंगे, आपके पास एक स्कैनर में सेंड करूँगा, उसी पर मात्र 100 रुपये सेंड करके आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी और जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी की PDF नोट्स और प्लेलिस्ट की लिंक वो सब आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएंगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है आपको और कोर्स में ज्वाइन हो जाना, फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। सभी सब्जेक्ट के कोर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। क्लियर, चलें अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है भैया, मैंने आपको अभी बताया था, 89 नंबर, बिल्कुल माधुर्य भाव की भक्ति है, ग नंबर। अगला प्रश्न 90 नंबर, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ, उपजीव मतलब कि भ्रमर गीत जो परंपरा है कहाँ से निकली है? तो इसलिए भगवत पुराण से निकली है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन, उपजीव मतलब होता है कि किस ग्रंथ से लिया गया है? तो श्रीमद् भगवत पुराण से ही भ्रमर गीत परंपरा आई है। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? सूरदास के अनुसार जो है, मतलब सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बताया भैया? बिल्कुल सीही, ठीक है, सीही नामक स्थान पर हुआ था। अगला 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है भैया? नाभादास। 92 का घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नाभादास। अगला क्वेश्चन आ चुका 93 नंबर क्वेश्चन है, किस भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि को जड़िया की उपाधि से संबोधित किया जाता है? मतलब कि किस भक्त कवि को क्या कहा था भैया? जड़िया की उपाधि। किस भक्तकालीन कवि को भक्त कवि जड़िया की उपाधि उसके शब्द सामर्थ्य के आधार पर आलोचकों ने दी है कि ये जड़िया है? 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नंददास, एक प्रकार से इनको जड़िया की उपाधि दी जाती है क्योंकि इनका शब्दकोश बड़ा मजबूत था। अगला पर, सूरदास ने इनमें से श्री कृष्ण के किस रूप की काव्य मतलब काव्य का विषय बनाया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। लोकरंजक रूप जो है कृष्ण का आया है, सूरदास ने जिसका प्रयोग किया है लोकरंजक रूप, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
चलें, किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक तर्कशील हैं, बताएं। कौन सी गोपियाँ जो है बहुत ज़्यादा तर्क करती हैं, ऊधों को पराजित कर देती हैं। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, नंददास की गोपियाँ बड़ी तर्कशील हैं। गा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का उपजीव ग्रंथ क्या है। रामचरितमानस का उपजीव यानी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किसी प्रेरणा लेकर के करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का। बिल्कुल, रामायण जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और महाभारत मतलब रामायण की रचना किसने करी है, आदि कवि वाल्मीकि जी ने करी है, और उसी वाल्मीकि ग्रंथ जो है रामायण संस्कृत में लिखा गया, उसी को ध्यान में रख करके की गई है रचना रामचरितमानस की। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था तुलसीदास जी महाराज का। 97 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी मानते हैं। 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, और लगभग यही एक प्रकार से बहुत सारे विद्वान मानते भी हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, कौन सी कृति तुलसी की नहीं है इनमें से। देखें, तुलसी की रचना कौन सी नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, गीतावली, विनय पात्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं, ठीक है। और भी हनुमान बाहुक और तमाम रचनाएं और सारी, ठीक है। विज्ञान गीता इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, गा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो हुई है अवधी भाषा में, ठीक है। संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग भी किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन आपने देखा। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके लिए मैं लगातार बनाता रहूँगा, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लगातार ऐसी ही चीज़ें आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी के समक्ष आज हमने कितने प्रश्नों को रखा भैया, 99 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लगभग 100 से अधिक। और उसमें मैंने बीच बीच में जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो मैंने डिस्क्राइब किया है, उससे आपको तमाम प्रकार की जानकारी और मिली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स और तमाम प्रकार के हैंड रिटन भी नोट्स आपको मिलेंगे। आपको नंबर पर किस पर SMS करना है, 91 61 93 60 62 पर SMS करके अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज देने हैं। आपको 100 रुपये सेंड करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे, ठीक है। चलें, मिलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।